एक ऐसी रात की कल्पना कीजिए जहां इंसानियत शायद ठंड से ही जम चुकी हो। एक ऐसी रात जहां एक झोपड़ी के अंदर जिंदगी दम तोड़ रही है और ठीक बाहर दो लोग अपनी आत्मा को मार चुके हैं। आज हम मुंशी प्रेमचंद की कालजयी कहानी कफन की उस दुनिया में उतरेंगे जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि गरीबी इंसान से क्या-क्या छीन सकती है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सर्द और वीरान तस्वीर से। जाड़े की काली रात है, पूरा गांव सन्नाटे की चादर ओढ़े सो रहा है और एक झोंपड़ी के ठीक बाहर बाप और बेटा एक बुझती हुई आग के पास पत्थर की मूरत बने बैठे हैं। लेकिन उनकी ये खामोशी असल में एक तूफान से पहले की शांति है। एक ऐसा तूफान जो उस झोंपड़ी के अंदर पल रहा था, क्योंकि उस खामोशी को चीर रही है एक दिल दहला देने वाली चीख। झोंपड़ी के अंदर माधव की जवान पत्नी बुधिया प्रसव पीड़ा से तड़प रही है। उसकी हर एक चीख मौत को जैसे चुनौती दे रही है, पर बाहर बैठे इन दोनों के लिए ये आवाजें किसी हवा के झोंके से ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये है कहानी के वो दो किरदार, घीसू और माधव, बाप और बेटा। इनकी पहचान काम से नहीं बल्कि काम चोरी से है। मेहनत इनके लिए एक सजा की तरह है और आराम जिंदगी का अकेला मकसद। ये वो लोग थे जिनसे समाज ने उम्मीदें छोड़ दी थी और शायद इन्होंने भी अब खुद से कोई उम्मीद रखना बंद कर दिया था। और अंदर जो औरत तड़प रही है वो माधव की पत्नी है, बुधिया। उनकी बेपरवाही और कह सकते हैं क्रूरता का अंदाजा माधव के सिर्फ एक सवाल से लगाया जा सकता है, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देखकर भी क्या करूंगा। और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है, एक तरफ बुधिया जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी और दूसरी तरफ ये दोनों चोरी के आलू भूनकर खा रहे थे। उन्हें बुधिया की चीखों से ज्यादा फिक्र इस बात की थी कि आलू कहीं ठंडे ना हो जाएं। वो बस इंतजार कर रहे थे कि वो मर जाएं ताकि वो दोनों आराम से सो सकें। और उनका ये इंतजार खैर ज्यादा लंबा नहीं था। रात की ये त्रासदी सुबह एक नई हकीकत लेकर आती है। सुबह होती है, माधव झिझकते हुए कोठरी में जाकर देखता है बुधिया का जिस्म ठंडा पड़ चुका था। वो मर चुकी थी और उसके पेट में जो बच्चा था वो भी मर गया था। बुधिया की पीड़ा तो खत्म हो गई, लेकिन अब घीसू और माधव के लिए एक नई जिम्मेदारी खड़ी हो गई थी। एक ऐसी जिम्मेदारी जो समाज ने उन पर थोप दी थी, अंतिम संस्कार की रस्म, और उसके लिए सबसे जरूरी चीज एक कफन। लेकिन सवाल ये था कि जिनके घर में खाने के लिए एक दाना ना हो, वो कफन के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे। और यहीं से उनका असली नाटक शुरू होता है। और फिर शुरू होता है उनका सबसे बड़ा प्रदर्शन। दोनों बाप बेटे छाती पीट पीट कर रोते हैं, अपनी गरीबी और लाचारी का ऐसा दिखावा करते हैं कि पत्थर दिल भी पिघल जाए। वो अच्छी तरह जानते थे कि समाज को क्या चाहिए, दुख का एक जोरदार दिखावा। और उनका नाटक काम कर गया। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने, और गांव के जमींदार ने 2 रुपए दे दिए। कुल मिलाकर जमा हुए 5 रुपए। उस जमाने में ये एक अच्छी खासी रकम थी जो सिर्फ और सिर्फ एक काम के लिए दी गई थी, बुधिया का कफन खरीदने के लिए। 5 रुपए हाथ में लेकर दोनों कफन खरीदने के लिए बाजार की तरफ निकलते तो हैं, लेकिन उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। एक बिल्कुल अलग फैसला लिया जा रहा था। अब यहाँ कहानी एक बहुत ही गहरा मोड़ लेती है। घीसू एक दार्शनिक के अंदाज में कहता है, कैसा बुरा रिवाज है, जो जीते जी एक फटे कपड़े को तरस गई, उसे मरने पर नए कफन की क्या जरूरत, कफन तो वैसे भी लाश के साथ जल ही जाएगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल था। अगर कफन नहीं खरीदना तो फिर इन पैसों का क्या होगा। और इसका जवाब उन्हें जैसे किसी दैवी प्रेरणा की तरह मिलता है। उनकी मंजिल कफन की दुकान नहीं थी, उनकी मंजिल थी मधुशाला। और वहाँ कफन के पैसों से उन्होंने वो दावत उड़ाई जिसकी उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ कल्पना ही की थी। पहले शराब की एक बोतल आई, फिर तली हुई मछली, और उसके बाद गर्मा गर्म पूरियां, चटनी, अचार और कलेजिया। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा खाना नहीं खाया था। आज बरसों बाद उनकी आत्मा तृप्त हो रही थी। और नशे में वो बुधिया को ही धन्यवाद देने लगते हैं। वह उसे आशीर्वाद देते हैं कि देखो, तुम्हारी वजह से आज हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा पूरी हुई। माधव कहता है, वो बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। लेकिन तभी
माधव के मन में एक हल्की सी शंका जागती है। वो पूछता है, अगर उसने परलोक में पूछा कि हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या जवाब देंगे? इस पर घीसू हंसकर कहता है, अरे कह देंगे पैसे गिर गए, गांव वाले फिर चंदा करके दूसरा कफन दिलवा देंगे। और बस इसके बाद सारे सवाल, सारी चिंताएं शराब में डूब जाती हैं। दुख और निराशा की जगह अब सिर्फ नशा था, और उस नशे की हालत में वो दोनों खड़े होकर गाने और नाचने लगते हैं। और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। बुधिया की लाश अब भी झोपड़ी में पड़ी है और ये दोनों मधुशाला के दरवाजे पर नशे में धुत पड़े हैं। प्रेमचंद हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, असली दोषी कौन है, घीसू और माधव, या वो समाज जिसने उन्हें इतना संवेदनहीन और अमानवीय बना दिया?